हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो बेसिक स्ट्रक्चर का आप भी नाम बहुत बार सुन चुके हैं मेरे मुंह से प्रीवियस लेक्चर में पॉलिटी के ही। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 को देखेंगे जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे ही, और जानेंगे बेसिकली ये है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर से रिवीजन भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी यूपीएससी तैयारी कर रही हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, क्योंकि लक्ष्मीकांत और पॉलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है पढ़ना किसी भी एक एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इमरजेंस हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड करा जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा आर्टिकल 368 के थ्रू या नहीं करा जा सकता है। ठीक, तो ये जो चीज़ है ये आती है 1951 में। शंकरी प्रसाद केस होता है एक, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से रिलेटेड था, और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आता है 1951 जो कि कर्टेल कर देता है ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है। हालांकि मतलब इसको चैलेंज करा जाता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रूल करता है कि जो पावर है पार्लियामेंट की वो अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आर्टिकल 368 में वो ये भी इंक्लूड करती है कि वो फंडामेंटल राइट को भी क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है। यानी कि जो आर्टिकल 368 है उसके अंदर में फंडामेंटल राइट को इन मतलब अमेंड करने की भी पावर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलता है। लेकिन जो ये वर्ड लॉ है आर्टिकल 13 में, ये सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज को इंक्लूड करता है, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट या कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ। Therefore, the Parliament can abridge or take any of the fundamental right by enacting a constitutional amendment act at such a law will not be void under Article 13। आर्टिकल 13 हमने देखा था कि कोई भी कानून या कोई मतलब कोई भी कानून इस तरीके से लाया जाता है कि इफ़ अगर वो फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है तो उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा जिस हद तक वो कानून फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगा। लेकिन इसमें ये जो वर्ड लॉ है वो सिर्फ ऐसा बोला जाता है कि ये जो वर्ड लॉ इसके अंदर में आर्टिकल 30 में वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज को इंक्लूड करता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। ठीक, तो ये चीज़ उसमें भी देखा था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करा जाता है तो वो चैलेंज नहीं करा जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 13 सिर्फ लॉ की बात करता है। और इस वजह से जो फंडामेंटल राइट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू चेंज करा जा सकता है और उसको चैलेंज भी नहीं करा जा सकता आर्टिकल 13 का हवाला देते हुए। लेकिन गोलकनाथ केस आता है फिर 1967 में। तो सुप्रीम कोर्ट जो ये इसका पहले स्टैंड था उसको बदल देता है। वो बोलता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी लेके आता है 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 में, जो कि क्या करता है, इंसर्टेड सर्टेन एक्ट इन द 9th शेड्यूल वो चैलेंज्ड। The Supreme Court ruled that the fundamental rights are given a transcendental and immutable position, and hence the Parliament cannot abridge or take any of these rights. A constitutional amendment act is also within the meaning of Article 13 and hence would be void for violating any of the fundamental right. सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ केस में सीधा सीधा बोल देता है कि भाई साहब देखो, ये जो फंडामेंटल राइट है वो एक तरीके से ऐसा समझ लो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट है एक पर्सन के लिए, और इनकी जो ट्रांसडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। और ये जो और इसी वजह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब अमेंडमेंट एक्ट है वो आर्टिकल 13 के अंदर में आता है, और इस वजह से आप इनको क्या कर सकते हैं, मतलब वायलेट नहीं करा जा सकता है किसी भी फंडामेंटल राइट को। मतलब आप मतलब एक तरीके से इनको चेंज नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई भी आप इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके चेंज करते हैं तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब फिर दोबारा क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है वो रिएक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पे। गोलकनाथ केस में रिएक्ट करता है, वो इनेक्ट कर देता है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। और ये अमेंडमेंट क्या करता है, आर्टिकल जो 13 एंड 16 के अंदर करता है, ये क्या बोलता है, ये डिक्लेयर कर देता है पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एब्रिज कर सकता है और कोई भी जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 368 वो ले सकता है, और जो आर्टिकल 13 के थ्रू एंड एक्ट विल नॉट बी लो अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। मतलब कुल मिला के ये है कि पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट को छीन सकता है, एक तरीके से ले सकता है, एब्रिज कर सकता है आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके, और इस तरीके का कोई भी एक्ट लॉ के दायरे में नहीं आता है आर्टिकल 13 में। अभी क्या होता है, केशवानंद भारती केस आता है फिर दोबारा से, यानी कि पार्लियामेंट ने अपनी पावर स्ट्रॉन्ग कर ली। मतलब ऐसे समझ लो, आपको नहीं लग रहा है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ऊपर हो जा रहा है, एक बार पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट, यही चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से कि पहले सुप्रीम कोर्ट
इनके ऊपर बैठ गया, फिर पार्लियामेंट आ गया, इस तरीके से। अब फिर सुप्रीम कोर्ट अपना नया केस आता है सुप्रीम कोर्ट का 1973 में केशवानंद भारती केस होता है। इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ओवर रूल करता है अपनी जजमेंट को, जो कि गोलकनाथ केस में 1967 में दी थी, और वो अपहेल्ड कर देता है ये जो 24th अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 1971 में, जो कि क्या कर देता है केशवानंद भारती केस, या स्टेट करता है कि मतलब एक तरीके से जैसे ये 24th में तो ये था कि अमेंडमेंट एक्ट में कि बेसिकली हम फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं, एब्रिज कर सकते हैं और ले सकते हैं। लेकिन इसी समय पे वो क्या बोल देता है कि मतलब 1973 वाले केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की एक न्यू डॉक्ट्राइन है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि आप चलो ठीक है कि आप कोई भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, आप अमेंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पार्लियामेंट मतलब अगर आपको फंडामेंटल राइट करना है आप करिए, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप तब तक अमेंड कर सकते हैं जब तक वो बेसिक स्ट्रक्चर का हनन ना करें। एंड व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, वो सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम डिसाइड करेगा। मान लीजिए कि कल को पार्लियामेंट कोई एक्ट ले आती है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है वो केस, और सुप्रीम कोर्ट ने वो बोल दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली बात है वो एक्ट नल एंड वॉइड करार हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये कि पार्लियामेंट चलो ठीक है आप ले लो भाई फंडामेंटल राइट ये सारी चीज़ें, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होना चाहिए। एंड व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, अब मैं वो टाइम टू टाइम डिसाइड करूंगा। कुछ एक प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक है नहीं, वो हर बार नए नए केस में वो नए नए टर्म्स इंक्लूड कर देते कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो कुल मिला के आपको लग रहा होगा कि अब जो सारी पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चली गई है। ठीक, और ये जो डॉक्ट्राइन है बेसिक स्ट्रक्चर वाली कॉन्स्टिट्यूशन की, वो रिफॉर्म और अप्लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा गांधी के केस में भी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था एक प्रोविज़न 39th अमेंडमेंट एक्ट का 1975 में, जो कि इलेक्शन डिस्प्यूट से रिलेटेड था, जो कि इन्वॉल्व कर रहा था प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा को, और सुप्रीम कोर्ट और सारे कोर्ट्स को इस जुरिस्डिक्शन से बाहर रखने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्रोविज़न था 39th अमेंडमेंट एक्ट, इसको इनवैलिडेट करार दे दिया था। ठीक, कि द कोर्ट सेड दैट दिस प्रोविजन वाज बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट एज इट अफेक्टेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि जो ये आप इलेक्शन से इस तरीके से सुप्रीम मतलब जितने भी कोर्ट्स हैं उन सबके जुरिस्डिक्शन से आप बाहर इस चीज़ को रख रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। क्यों, ये बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। ठीक, आप समझ रहे हैं ना कि मतलब अब वो खुद अपने आप डिसाइड करेगा केस टू केस कि क्या चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है क्या चीज़ नहीं है। कोई देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ प्रॉपर डेफिनेशन ये बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा कि नहीं आएगा। कल को पार्लियामेंट कोई भी एक लॉ लिया है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और सुप्रीम कोर्ट बोल दे बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है, तो वो लॉ नल एंड वॉइड। अगेन पार्लियामेंट इस पर रिएक्ट करती है, और मतलब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर वाले मतलब चीज़ थी, और इनेक्ट करती है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये जो एक्ट अमेंड कर मतलब दिस एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 368 एंड डिक्लेयर्ड दैट देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड इंक्लूडिंग डेट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। यानी कि ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, क्योंकि ऑब्वियसली बात इनको लगा कि सारी पावर सुप्रीम कोर्ट में चली गई, तो उन्होंने बोल दिया कि आर्टिकल 368 का इस्तेमाल कर मतलब करने पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर में, और कोई भी क्वेश्चन नहीं करा जा सकता किसी भी कोर्ट के अंदर में, चाहे वो फंडामेंटल राइट के कंट्रावेंशन से ही रिलेटेड क्यों ना हो। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट फिर दोबारा से इनके ऊपर हावी हो जाता है, यानी कि अब पार्लियामेंट थोड़ा सा हावी होने की कोशिश कर रहा था सुप्रीम कोर्ट पे। अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा से एक केस लेके आता है, मिनर्वा मिल केस होता है 1980 में, और इसमें ये इस प्रोविज़न को क्या कर देता है, इनवैलिडेट करार दे देता है। क्यों, क्योंकि ये क्या बोल देता है कि इट एक्सक्लूडेड जुडिशियल रिव्यू विच इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइंग द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर विद रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 368 द कोर्ट हेल्ड। मतलब कुल मिला के ऐसा समझो, इसने बोल दिया कि ये जो जुडिशियल रिव्यू एक तरीके से वो क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है और आप इसको कोई भी छीन नहीं सकते हैं, ये इसका कहने का मतलब था। हालांकि उसने और क्या कहा था, मतलब उसके शब्दों में कि सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैड कन्फर्म्ड अ लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑन द पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर द एक्सरसाइज ऑफ दैट लिमिटेड पावर एंड लास्ट दैट वेरी पावर इनटू एब्सोल्यूट पावर। Indeed, a limited amending power is one of the basic features of the Constitution, and therefore the limitation on that power cannot be destroyed. In other words, Parliament cannot, under Article 368, expend its amending power so as to acquire for itself right to appeal or abrogate the Constitution or to destroy its basic structure. The deny of a limited power cannot be exercise of that power, convert the limited power into an unlimited one.
कुल मिला के ये है कि उसने बोला कि भाई साहब देखो, पार्लियामेंट अपनी पावर को नहीं बढ़ा सकता आर्टिकल 368 में अमेंडिंग करने वाली। क्यों? क्योंकि मतलब ऑब्वियसली बात है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसका बेसिक फीचर करने के लिए, उसको रिपील करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। इस तरीके से ये अपनी पावर को अनलिमिटेड नहीं कर सकता है, ठीक है। और वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आएगा। और प्लस जुडिशल रिव्यू जो चीज़ है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, और जुडिशल रिव्यू तो हो ही सकता है हर एक चीज़ का। फिर दोबारा से ये हावी हो गया उन पर। फिर एक और केस आता है। एक और केस कौन सा आता है? वो आता है 1981 का। सुप्रीम कोर्ट इसमें सीधा सीधा बोल देता है कि जितने भी केसेस, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं 24 अप्रैल 1973 के बाद, वो सारे किस में आएंगे? बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब वो एक तरीके से उन पर बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज़ लागू होगी। जितने भी अमेंडमेंट 1973 के बाद हुए हैं उन सब पे बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज़ें लागू होंगी। अब कौन कौन से एलिमेंट्स है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में जो आते हैं? वो सबसे पहली बात तो ये केस टू केस डिपेंड करता रहता है। मान लीजिए कि कल को कोई केस हो जाए, 2025 में आज कोई केस हो जाए सुप्रीम कोर्ट, इसमें बोल दे ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो इस तरीके से अभी तक क्या क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आ चुकी हैं वो हम बता रहे हैं आपको। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि सब इसके एलिमेंट क्या है, मतलब अलग अलग जो वेरियस जजमेंट से निकल के आए हैं और एज अ बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट। तो वो कौन कौन से? एक तो सुप्रीमेसी रहेगी, ऑब्वियसली बात है कॉन्स्टिट्यूशन की है। और सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नेचर जो है इंडियन पॉलिटी का, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सेक्युलर करेक्टर जो है इन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। सेपरेशन ऑनर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में, फेडरल करेक्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी हमारे नेशन की, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंस जुडिशरी की, लिमिटेड पावर पार्लियामेंट के अमेंड करने कॉन्स्टिट्यूशन, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, प्रिंसिपल और सेंस अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट, पावर सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142, पावर हाई कोर्ट के अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें दे रखी कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे कब कब ऐड करेगी, एक तरीके से कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है नहीं है। तो केशवानंद भारती केस के समय पे ही जस्ट लाइक सुप्रीमेसी वाली चीज़, सेपरेशन ऑफ पावर वाली चीज़, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, जो ये मैंने आपको ऊपर बताया, ये तभी ऐड करती थी। सेक्युलर करेक्टर, फेडरल करेक्टर, सोवरेनिटी एंड यूनिटी, फ्रीडम एंड डिग्निटी, मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट या पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये केशवानंद भारती केस के समय पे बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया गया था। इंदिरा गांधी केस के समय 1975 में एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाली जो चीज़ थी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, सेक्युलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन, गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड रिलीजन, नोट ऑफ मैन, जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन विच इज इम्प्लाइड इन डेमोक्रेसी। मिनर्वा मिल केस में लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के अमेंड करने कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशियल रिव्यू, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एक सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड केस हुआ 1980 में, वहाँ पे इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया। भीम सिंह जी केस 1981 में, वेलफेयर स्टेट, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। एसपी संपत कुमार केस के समय, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू। पी मूर्ति केस में, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू। अब ये नहीं है कि भी आप बोलोगे सर ये तो पहले डिसाइड कर दिया था तो अब बार बार जुडिशियल रिव्यू। अरे वो केस टू केस उस पर बताएगा ना कि देखो इस केस में ये दिक्कत है कि जुडिशियल रिव्यू आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आ रहा है, रूल ऑफ लॉ पे आप कर रहे हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर में है, ठीक। तो दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन केस 1991 में, जो पावर थी सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142। इंदिरा स्वानी केस, जिसको मंडल केस के नाम से जाना जाता है, रूल ऑफ लॉ। कुमार पद्म प्रसाद केस 1992, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। क्योटो होलोन केस, पॉपुलरली इसको डिफेक्शन केस के नाम से जानते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्ट्रक्चर। रघुनाथ राव केस 1993, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एस आर बोमई केस 1994, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ठीक, डेमोक्रेसी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सोशल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू। एल चंद्र कुमार केस, पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। इंदिरा स्वानी केस सेकेंड 2000 में, प्रिंसिपल इक्वालिटी। ऑल इंडिया जजेस केस एसोसिएशन 2002 का, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। कुलदीप नैयर केस 2006 में हुआ था, डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बताया गया एज अ बेसिक स्ट्रक्चर। एम नागराज केस में, प्रिंसिपल इक्वालिटी। आयर कोहिलो केस, जिसको 9 शेड्यूल केस के नाम से भी जानते हैं, इसमें रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल ऑफ इसेंस अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। राम जेठमलानी केस में, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32,
नमित शर्मा केस 2013 में, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मद्रास बार एसोसिएशन 2014 में, जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 टू 20 कि ये सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर ये अलग अलग केस में भी डिस्क्राइब हुई हैं। ओके, तो ये फिनिश होता है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है पार्ट 2, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, यानी कि किस तरीके से हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है, किस तरीके से नहीं। आई होप कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला ये एक वीडियो में तो नहीं फिनिश होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 वीडियो में कर लेंगे इसको, वो तो कोई दिक्कत नहीं, अपन को तो फिनिश ही करना है। ठीक, नहीं ये वाला चैप्टर तो फिनिश ही कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है, फिनिश नहीं करना है अपन को, है क्या नहीं, मतलब फिनिश करना है बट एक बेहतर वे में। जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का वो प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंटर में और स्टेट में, और आर्टिकल 74 एंड 75 वो इस चीज़ से डील करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम सेंटर में और आर्टिकल 163 एंड 164 हमारे स्टेट में। जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्लासीफाई है 2 चीज़ों में, एक तो पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। ये बेसिस है किस चीज़ पे, ऑन द नेचर ऑफ रिलेशन, किस किस में, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स में गवर्नमेंट के। और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, ये क्या होता है इसके अंदर में, जो एग्जीक्यूटिव होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर को कोई भी पॉलिसी एंड एक्ट के लिए। यानी कि एग्जीक्यूटिव यानी कि कोई भी एक लॉ बनाया गया है तो लॉ को एग्जीक्यूट कौन कर रहे हैं भाई साहब, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसडीएम साहब, ये जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ठीक, नीचे से लेकर छोटे से लेकर एक बड़े तक, और वो सब लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, लेजिस्लेचर को, अपने कोई भी एक्ट और पॉलिसी इसके लिए जो भी इन्होंने एग्जीक्यूट करा है। और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है, ये इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है लेजिस्लेचर के लिए किसी भी पॉलिसी और एक्ट के लिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स टर्म इन ऑफिस। ठीक है, मतलब कभी तक भी रह सकती है एक तरीके से। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसको कहा जाता है एज अ कैबिनेट गवर्नमेंट भी और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी, या वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी, क्योंकि ये चीज़ आपको ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया में तो देखने को मिली जाती है, और भी अदर कंट्रीज़ हैं। और वेस्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ब्रिटिश मॉडल पे है हम पार्लियामेंट्री, और जो ब्रिटेन की जो संसद है वो वेस्ट मिनिस्टर, एक सड़क का नाम है वहाँ पे उस एरिया का जहाँ पे वो पार्लियामेंट है, तो इस वजह से उसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोल देते हैं। और जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वो दूसरी तरफ उसको जाना जाता है नॉन रेस्पॉन्सिबल, नॉन पार्लियामेंट्री और फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के नाम से। ये आपको यूएसए, ब्राज़ील, रशिया, श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज़ में देखने को मिल जाता है। आइवर जेनिंग्स जो कि बोलते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कैबिनेट सिस्टम है, बिकॉज जो कैबिनेट है वो इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें रेगुलेट कहाँ से होती हैं, इस कैबिनेट सिस्टम से, इस ये जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं वहाँ से। तो ओके, तो इस वजह से वो ऐसा बोलते हैं। और जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसको रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जो कैबिनेट होती है, जो रियल एग्जीक्यूटिव है कैबिनेट, देखो एक तो एग्जीक्यूटिव वो हो गया जो कि डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सब, एक एग्जीक्यूटिव क्या है, अब एक एग्जीक्यूटिव कौन सा हो गया, देखो ये सरकार बनाई, सरकार के जो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये एग्जीक्यूट करते हैं ना, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, चाहे वो होम अफेयर्स को हो गए, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ये सारे लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये भी तो एग्जीक्यूटिव है ना, है कि नहीं, तो ये क्या रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एक्ट और पॉलिसी के लिए, किसको, लोकसभा राज्यसभा में। आपने नहीं देखा क्वेश्चनिंग चलती रहती है इन लोगों से कि अरे इस तरीके से आपने ये क्या करा, वो क्या करा, मतलब तमाम हल्ला हाई हुल्ला होता रहता है। तो ये जो कैबिनेट है ये रेस्पॉन्सिबल होती है, तो एक अकाउंटेबल होती है पार्लियामेंट में, और मतलब वो तब तक ही रह सकती है, मतलब एक तरीके से सदन में, जब तक कॉन्फिडेंस वो एंजॉय कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस इन द सेंस ये नहीं कि सर उनके अंदर तो कॉन्फिडेंस होगा ही ना, कॉन्फिडेंस ये कि उनके साथ जब तक मेंबर्स हैं, मतलब ऑब्वियसली बात है जब तक मेंबर्स का सपोर्ट होगा तब तक ही तो वो सरकार में रहेंगे ना, मतलब ऑब्वियसली बात है। ये सरकार जो कैसे बनती है, प्राइम मिनिस्टर, जितने ज़्यादा जिस पार्टी के एमपी होंगे तो उस पार्टी का कोई भी एक प्रधानमंत्री चुना जाएगा उन लोगों के बीच में से। तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये कि जब तक जितने भी एमपी उसके सपोर्ट में रहेंगे तब तक वो सरकार रहेगी। अब एमपी जो है वो चलेगी किसी दूसरी पार्टी में, इनके जो एमपी हैं वो कम हो गए तो फिर कैसे होगा, फिर सरकार नहीं बनेगी इनकी, फिर दूसरी सरकार आएगी। ओके, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रख लेना। वेस्ट मिनिस्टर ऑफ
मॉडल ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? अरे ये चलो मैंने ये तो बता ही दिया था कि ये लोकेशन है वहाँ पे, इसलिए कहा जाता है ब्रिटेन में। पास्ट में जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे वो डिस्क्राइब करते हैं प्राइम मिनिस्टर को एज अ प्राइमस इंटर पेरिस करके, फर्स्ट अमंग इक्वल्स इन रिलेशन टू द कैबिनेट। इन रिसेंट पीरियड जो प्राइम मिनिस्टर पावर इन्फ्लुएंस एंड पोजीशन हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन द कैबिनेट। ऑब्वियसली आते प्राइम मिनिस्टर की पावर अभी आजकल इंक्रीज हो गई है कैबिनेट के अंदर में, और ये बन गया एक डोमिनेंट रोल, ठीक है, ब्रिटिश पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी। और जो बाद में जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे जस्ट लाइक क्रॉसमैन, मैकिन्टोश एंड अदर्स, उन्होंने डिस्क्राइब करा ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एज अ प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट, और ये सेम डिस्क्रिप्शन है वो होल्ड करता है, होल्ड गुड्स इन द इंडियन कंटेक्स्ट टू। फीचर्स क्या हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के? देखो इसमें क्या है कि नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, और इसको डी ज़्यूरी एग्जीक्यूटिव या टिटुलर एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, वो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। हेड ऑफ स्टेट क्या है? यानी कि वो पूरे भारत का एक हेड ऑफ स्टेट है, उसको चुना किसके द्वारा जा रहा है? उसको चुना MP MLAs के द्वारा जा रहा है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है ये एक गवर्नमेंट के हेड हैं, यानी कि सरकार चला रहे हैं, ये पार्टी के थ्रू चुने गए हैं, MPs के थ्रू चुने गए हैं, ठीक है। यानी कि कुल मिला के चुने तो हम नहीं है, हमारे द्वारा हमारे MP चुने गए हैं, हमारे MPs के द्वारा इनको चुना गया, ठीक। आर्टिकल 74 जो कि प्रोवाइड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि हेड करी जाएगी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को उसके फंक्शंस को कैरी करने, मतलब जस्ट लाइक जो प्रेसिडेंट कुछ भी काम करेंगे तो उसमें एड एंड एडवाइस कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि कुल मिला के जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो कि हेड करी जाएगी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो किसको एडवाइस करेगी? प्रेसिडेंट को, उनके फंक्शन के रिगार्डिंग, ठीक। और ये जो एडवाइस है सो स्टैंडर्ड इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, और ये जो एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर पे। फिर आता है मेजॉरिटी पार्टी रूल, यानी कि जो पार्टी मेजॉरिटी में आएगी वो यहाँ पे क्या करेगी? रूल करेगी। जस्ट लाइक जैसे आपने देखा होगा कि 2014 से NDA गवर्नमेंट है अभी रूलिंग पार्टी, क्यों? क्योंकि इसको मेजॉरिटी मिल जा रही है बार बार, ठीक है। उससे पहले कांग्रेस थी 10 सालों तक, ठीक। तो जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा MP होंगे, MLA तो स्टेट में होते हैं, MP होंगे, उसकी सरकार बनेगी और उन्हीं के प्रधानमंत्री होंगे, ठीक। तो मेजॉरिटी का पार्टी रूल होगा, और जिस टाइम पे कोई भी पार्टी को सर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो गठबंधन कर लेते हैं। जैसे आप देख लो ये जो NDA गवर्नमेंट थी तो ये 2014 और 2019 के इलेक्शन में ठीक ठाक जीत के आ गई, बहुमत वगैरह मिल गई। लेकिन जो अभी का रिसेंट में इलेक्शन हुआ 2024 का, तो उसमें पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई, तो उनने भी कोएलिशन करा अलग अलग पार्टीज़ के साथ मिलके और फिर अपनी सरकार बना ली, ठीक है। तो कोएलिशन गवर्नमेंट हो जाती है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सब लोग रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। ये डूबेंगे भी साथ और तैरेंगे भी एक साथ, मतलब इन द सेंस कि आर्टिकल 75 सीधा बोलता है अगर आप का कोई भी मतलब आप जवाबदेही, मतलब एक तरीके से आप अच्छे से नहीं चीज़ें परफॉर्म कर पाते हैं, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते हैं, तो पूरी मिनिस्ट्री की मतलब जो पूरा जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो वो काउंसिल है वो पूरा क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। तो ये एक बेडरॉक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का कि ये तैरेंगे भी एक साथ, डूबेंगे भी एक साथ। कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल यानी कि रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, यानी कि ऑब्वियसली बात है इनको हटाया भी जा सकता है। अपोजिशन पार्टी को ये लग जाए कि अरे इनके पास तो कॉन्फिडेंस रहा नहीं, इनके MP हमारे पास आ गए हैं, तो कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है बेसिकली कि अपोजिशन पार्टी कहती है कि एक बार फिर से दोबारा चेक कराया जाए कि क्या इनके साथ अभी भी इतने MP रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ MPs क्या होते हैं कि 1-2 साल में पॉलिसी समझ जाते हैं गवर्नमेंट की, तो वो उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो फिर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, फिर वो पार्टी चली जाती है, ठीक। ये कोई भी अगर एक मिनिस्टर गया तो पूरी कैबिनेट मिनिस्टर ही जाता है, ठीक। पॉलिटिकल होमोजेनिटी यानी कि यूजुअली जितने मेंबर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो बिलोंग करते हैं सेम पार्टी को और वो शेयर करते हैं सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। और कोalition गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो मिनिस्टर होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कंसेंसस के बेसिस पे रहते हैं। क्यों? जैसे अभी अगर आप देखो
तो अगर कोई एक पार्टी पूर्ण बहुमत में रहती है, मान लीजिए एनडीए गवर्नमेंट, तो उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो थिंकिंग रहेगी वो सबकी सेम रहेगी, पार्टी लाइन से अलग नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर कोएलिशन गवर्नमेंट आ गई तो उसके अंदर में क्या रहेगा, मतलब ये बीजेपी रहेगी, मान लेते बीजेपी कांग्रेस ये सारे एक साथ मिलकर पार्टी बना रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है, बट मैं मान लेता हूँ कि इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बीजेपी की मेंबर रहेंगे, कांग्रेस भी रहेगा, आम आदमी पार्टी भी रहेगा, एसपी भी रहेगा, बीएसपी भी, तो सब अलग अलग कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणी तर्क वगैरह देंगे, ठीक। तो वो कंसेंसस के बेसिस पे चीज़ें चलेंगी। डबल मेंबरशिप आपको देखने को मिल जाती है। डबल मेंबरशिप का क्या मतलब है कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो कि मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के भी और एग्जीक्यूटिव के भी, लेजिस्लेचर के भी और एग्जीक्यूटिव के भी, कैसे कि जो पर्सन है वो कैन नॉट बी अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि ऑब्वियसली बात है, सबसे पहली बात एग्जीक्यूटिव के कैसे, जैसे ये कैबिनेट मिनिस्टर, अब कैबिनेट मिनिस्टर भी कौन बनेगा, जो पहले एमपी चुन के आएगा। अब बिना एमपी चुने तो आप मिनिस्टर नहीं बन सकते ना, हालांकि बन सकते हो, 6 महीने तक का आपको टाइम दे दिया जाएगा कि 6 महीने में कोई भी इलेक्शन जीत के आ जाओ आप एमपी का, ठीक है, 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन जीतना पड़ेगा। तो यानी कि जो लेजिस्लेचर है वही एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव में भी वही मेंबर आपको देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी मिनिस्टर बन ही नहीं सकता है पार्लियामेंट का मेंबर बिना बने। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेपुलेट करता है कि अब मिनिस्टर जो कि मेंबर नहीं है एक पार्लियामेंट का, तो वो 6 मंथ में उसको मतलब मिनिस्ट्री पद से हटा दिया जाएगा अगर वो कोई भी सीट नहीं जीत का आता है। तो लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो कि प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल लीडरशिप का इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। ये लीडर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लीडर होते हैं, पार्लियामेंट लीडर होते हैं पार्टी के पावर में, ठीक। और ये सिग्निफिकेंट एंड हाईली क्रूशियल रोल है। डिसोल्यूशन होता है लोअर हाउस का, यानी कि जस्ट लाइक जो लोकसभा है उसका भंग हो सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके रिकमेंडेशन पे, प्राइम मिनिस्टर की। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि वो डिसॉल्व कर दें लोकसभा को उसके टर्म खत्म होने से पहले, और इलेक्शन के लिए कराया जाता है ये सब ऐसे कि मतलब मान लीजिए कि 5 साल पूरे होने वाले हैं तो 2 महीने पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोल दें कि आप ये जो लोकसभा इसको भंग कर दीजिए, नई 2-3 महीने के अंदर नए इलेक्शन हो जाएंगे, फिर दोबारा से सरकार बन जाएगी, ठीक। अब ऐसा थोड़ी पूरा पूरा करेंगे, फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट है वो रनिंग में नहीं रहेगी, ठीक। तो हालांकि अब आप बोलेंगे सर जब वो भंग हो जाती है तो इसके बीच में कौन सी सरकार उसको चलाती है, तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट रहती है, जो कि रूलिंग गवर्नमेंट रहती है, वही एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट का काम करती है, वही फंक्शंस वगैरह देखती है उस समय पे, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि जो है एग्जीक्यूटिव वो एंजॉय करता है राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। और मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास राइट होता है एक तरीके से, इस तरीके का एग्जीक्यूटिव का हमारा जो प्रेसिडेंट है वो भी एक एग्जीक्यूटिव है। सिक्रेसी, यानी कि जो मिनिस्टर ऑपरेट होते हैं प्रिंसिपल सिक्रेसी पे, ठीक। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन वो बाहर नहीं आती हैं जब तक वो पूरी तरीके से चीज़ें ना बन जाए। और ये ओथ भी लेते हैं, प्लस कि कोई मतलब एक तो वो पॉलिसीज़ वगैरह होगी, इसके अलावा ओथ रहती है कि जस्ट लाइक कि कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक पर्पसेस में नहीं आनी चाहिए, उससे दंगे वगैरह ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी एक ऑफिशियल सिक्रेसी वाली, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें की ओथ भी दिलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक। फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, इसके क्या फीचर हैं? सबसे पहली बात ये आपको अमेरिकन में कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके फीचर क्या है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों होता है। और जो हेड ऑफ द स्टेट है वो ऑक्यूपाई करता है बेसिकली, अगर आप देखते हैं तो ही ऑक्यूपाइज ए सेरिमोनियल पोजीशन, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो लीड करता है एज ए एग्जीक्यूटिव ऑर्गन गवर्नमेंट का। जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट करा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू 4 सालों के लिए, अभी जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं, ठीक। उसको रिमूव नहीं करा जा सकता कांग्रेस के द्वारा, इम्पीचमेंट के थ्रू ही हो सकता है अगर उसने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करा है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो भारत में तो कांग्रेस है, वहाँ पे कौन सी कांग्रेस चलेगी? अरे कांग्रेस का मतलब होता है एक तरीके से पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट इन द सेंस कि मतलब जो उनके यहाँ पे जैसा हमारे यहाँ लोकसभा है और राज्यसभा है, इस तरीके से वहाँ पे उसको कांग्रेस बोल देते हैं, ठीक। जो प्रेसिडेंट हैं वो गवर्न करते हैं चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट और स्मॉलर बॉडी, जिसको किचन कैबिनेट भी बोला जाता है। ये ओनली एडवाइजरी बॉडी होती है, और इसमें नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट होके आए हों, तो ये डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज भी आपको देखने को मिल जाते हैं।
और ये सिलेक्टेड एंड अपॉइंट करे जाते हैं, और किसके द्वारा, जो प्रेसिडेंट है, और वो उसी को ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो उसी के द्वारा ही रिमूव करे जा सकते हैं किसी भी समय, किसके, प्रेसिडेंट। और जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके सेक्रेटरीज होते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं कांग्रेस को अपने किसी भी एक्ट के लिए, और वो कोई भी पोजेस नहीं करते मेंबरशिप कांग्रेस में, और ना ही कोई सेशन अटेंड करते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि लोअर हाउस है वहाँ की कांग्रेस का। जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो बेसिस है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, और जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर है गवर्नमेंट की, वो सेपरेटेड है, और किसके हाथ में है, 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के। ठीक, चलिए, मेरिट्स क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, जो हार्मनी है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव वो बनी रहती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ठीक, लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में, और ये ग्रेटेड एडवांटेज है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। हारमोनियस रिलेशनशिप है, कोऑपरेशन रहता है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में गवर्नमेंट के, और जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्ट है लेजिस्लेचर का, एंड दोनों इंटरडिपेंडेंट है वर्क के लिए, जिसकी वजह से लेस स्कोप है डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट का दोनों के बीच में। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, यानी कि अगर इसका वेरी नेचर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी इस्टेब्लिश करता है एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्योंकि मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को, जितने भी एक्ट ओमिशन करे गए हैं या आए हैं उसके अंदर में पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है कंट्रोल मिनिस्टर्स के ऊपर, अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू, क्वेश्चन आवर, डिस्कशन, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इन सब के थ्रू। प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, यानी कि इस सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसके अंदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है वो होता है, और नॉट इन अ सिंगल पर्सन, यानी कि एक पर्सन नहीं होता है, इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है। ये जो डिस्पर्सल होता है अथॉरिटी को चेक करता है डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज एग्जीक्यूटिव की, मोर ओवर एग्जीक्यूटिव जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को रिमूव करी जा सकती है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, यानी कि इन केस जो रूलिंग पार्टी होती है वो लूज कर देती है अपनी मेजोरिटी, तो जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो इनवाइट करते हैं अपोजिशन पार्टी को कि आप अपनी गवर्नमेंट बना लीजिए आके, पार्टी जो है वो लूज कर जाती है मेजोरिटी को, तो दूसरी अपोजिशन पार्टी उसको बोला जाएगा कि आप बना सकते हैं तो आप बना लीजिए गवर्नमेंट। डॉक्टर जैनिंग इस चीज़ को बोलते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन इज द ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। वाइड रिप्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट करता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जस्ट लाइक जैसे मिनिस्टर्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीपल के, और इसकी वजह से ये पॉसिबल है प्रोवाइड करना रिजर्वेशन टू ऑल सेक्शन एंड रीजन्स इन द गवर्नमेंट। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जिस टाइम पे सेलेक्ट करते हैं मिनिस्टर्स को, तो काफ़ी सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लेते हैं। डिमेरिट क्या है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट है। अनस्टेबल कैसे, कि कोई भी गारंटी नहीं है कि ये कब तक सर्वाइव कर सकती है। मान लीजिए उसके एमपी ने बोल दिया कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं है, तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लिया है अपोजिशन पार्टी, और जो गवर्नमेंट रूल कर रही थी वो हट गई। मान लीजिए कि बीजेपी रूल कर रही है, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कल को नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लिया है, और उसके जो एमपी हैं वो उसके अगेंस्ट में जाके कांग्रेस के पास आ जाते हैं, तो बीजेपी हट जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, या कांग्रेस हट जाएगी, अगर कांग्रेस रूल कर रही है तो बीजेपी आ जाएगी। ठीक है, अब इसी चीज़ को बोला जाता है कि अरे एमपीज़ को खरीद लिया जाता है, एमएलएस को खरीद लिया जाता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो इसकी वजह से बोल दिया जाता है कि अनस्टेबल है, कुछ नहीं पता कि कब तक कौन गवर्नमेंट रहेगी। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। मोरारजी देसाई ने जब आए थे पावर में, चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, आई के गुजराल, तो ये बहुत शॉर्ट टेन्योर के लिए रहे थे। कोई भी कंटिन्यूटी नहीं रहती है पॉलिसीज़ की, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये 5 सालों के लिए आते हैं, फिर दूसरी कोई गवर्नमेंट आ गई वो उसमें चेंज कर देगी, वो क्योंकि वो ये चाहती है कि प्रीवियस गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ना रहे, फिर दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो उसको चेंज कर देगी, फिर तीसरी आएगी वो उसको चेंज कर देगी। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जो जनता गवर्नमेंट थी जो हेड करी गई थी मोरारजी देसाई के समय पे 1977 में, उसने बहुत सारी पॉलिसीज़ का चेंज कर दिया था जो प्रीवियस गवर्नमेंट की थी, और सेम चीज़ रिपीट करी थी फिर दोबारा कांग्रेस गवर्नमेंट ने आके 1980 में। तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है, डिक्टेटरशिप देखने को मिल जाती है कई बार कैबिनेट की। रूलिंग पार्टी जो है एंजॉय करती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी पार्लियामेंट में, तो कैबिनेट एक ऑटोक्रेटिक एंड एक्सरसाइज करती है लगभग अनलिमिटेड पावर। और एच.जी. लस की जो कि बोलते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो क्या है, गिव्स द एग्जीक्यूटिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर टायरनी, और जो रैमसी मुयर हैं
जो कि फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बोला कि डिक्टेटरशिप है कैबिनेट की इस तरीके से। मतलब कुल मिला के उसमें वही लोग रहते हैं, तो जैसा होगा वो वैसे ही करेंगे, मतलब जैसे उनके आला हुजूर कहेंगे। तो फेनामिनो जो ये चीज़ है वो विटनेस करी गई थी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय पे। ठीक। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है वो एक साथ, एग्जीक्यूटिव आर टुगेदर एंड इनसेपरेबल है। ये जो कैबिनेट एक्ट है एज द लीडर ऑफ लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव, as Baggett point out, the cabinet the hyphen that joins the buckle that binds the executive and legislative department together. Hence, the whole system government goes against the letter and spirit of the theory of separation of power. There is a fusion of power. यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर आपको इसमें क्या ही देखने को मिलता है, दोनों एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ काम करते हैं, अब सारी चीज़ें एक ही साथ चल रही हैं, तो क्या ही सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट बाई एमेच्योर्स, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कंड्यूसिव है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के, और जो मिनिस्टर्स हैं वो एक्सपर्ट नहीं है फील्ड्स में। मतलब ये ज़रूरी नहीं है ना कि आपने अगर होम मिनिस्टर बना है तो वो हर एक चीज़ में मतलब अच्छा है। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर आपने अपने पसंदीदा किसी एमपी को बना दिया है कैबिनेट में, और वो हर एक चीज़ फाइनेंस की अच्छे से जानता हो, है कि नहीं। तो ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। रीजंस क्या हैं अडॉप्ट करने के पार्लियामेंट्री सिस्टम को, वो देख लेते हैं। हालांकि देखो ये तो मैं अभी ये जो है ना कंपेयर करना पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, इन रीजंस के बाद मैं आपको ये कंपेयर करके दिखाऊंगा। पहले रीजन देख लेते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करने का रीजन क्या था। फैमिलियरिटी है सिस्टम के साथ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कुछ हद तक अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ फैमिलियर थे, क्योंकि वो ब्रिटिश रूल के समय से ही चीज़ें चल रही थी। तो के एम मुंशी ने भी आर्ग्यू करा था कि लगभग फॉर द लास्ट 30 ईयर और 40 ईयर सम काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री। आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन हैव बिकम पार्लियामेंट्री आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, वाई शुड वी गो बक एंड बाय अ न्यू नोबल एक्सपीरियंस। मतलब ऑब्वियसली बात है, जब इतने सालों से इन सारी चीज़ों को देख ही रहे हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देख रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो गई है गवर्नेंस में, तो हम क्यों फिर एक नया एक नोबल एक्सपीरियंस लें किसी चीज़ का, इसी को कंटिन्यूटी रहने देते हैं। प्रेफरेंस दी गई थी रेस्पॉन्सिबिलिटी को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पॉइंट आउट करा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि जो डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव है वो सेटिस्फाई करती है दो कंडीशन, स्टेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये करनी चाहिए, मतलब मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशन। अनफॉर्चुनेटली ये कहीं भी पॉसिबल आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो कि विच कैन एंश्योर बोथ इन इक्वल डिग्री। और जो अमेरिकन सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबल है बट लेस रेस्पॉन्सिबल है, और जो ब्रिटिश सिस्टम है वो रेस्पॉन्सिबल ज़्यादा है बट लेस स्टेबल है। और जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकमेंड करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो ज़्यादा प्रीफर करा जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी को स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में। ठीक। नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो चाहते थे कि वो अवॉइड करें कॉन्फ्लिक्ट को लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। और वो एक इन्फेंट डेमोक्रेसी कुड नॉट अफोर्ड टू टेक द रिस्क ऑफ परपेचुअल क्लेवेज फ्यूड। मतलब हम एकदम नई डेमोक्रेसी हैं, हम एकदम से एक रिस्क नहीं ले सकते चीज़ों का। ठीक है, हम थ्रेटन नहीं कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट दो ऑर्गन्स के बीच में। ठीक, तो इस वजह से हमने अवॉइड करा उस चीज़ को। जो नेचर ऑफ सोसाइटी है, इंडिया जो है हेट्रोजीनियस स्टेट है और कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटी है वर्ल्ड में, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उन्होंने अडॉप्ट करने की सोचा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ही सही है, क्योंकि ग्रेटर स्कोप देती है रिप्रेजेंटेशन का अलग अलग सेक्शन को। ठीक। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब एक तरीके से वेदर द पार्लियामेंट्री सिस्टम शुड बी कंटिन्यूड और शुड बी रिप्लेस्ड बाय प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैज़ बीन पॉइंट आउट ऑफ कंसिडर इन डिटेल बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी 1975 में। इस कमेटी ने बोला कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो अच्छा कर रहा है और हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं। मतलब एक बार ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी थी उसी को बैठाया गया था इस चीज़ पर कि क्या हमें ज़रूरत है पार्लियामेंट्री सिस्टम को हटा के प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने की। तो उन्होंने बोला नहीं है, सच कोई ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा है। ओके, डिस्ट्रिक्शन क्या है इंडिया एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के बीच में, यानी कि क्या डिफरेंस है। जो इंडिया है वो रिपब्लिकन स्टेट है और जो ब्रिटिश है वो मोनार्कियल स्टेट है, क्योंकि जो वहाँ का हेड ऑफ स्टेट होता है, मतलब अगर हमारा देखें तो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड होता है, वहाँ का हेड ऑफ स्टेट ब्रिटेन का वो किंग और क्वीन होता है, वो हेरिडेटरी चला हुआ आ रहा है, यानी कि वंशानुगत।
जो ब्रिटिश सिस्टम है वो बेस्ड डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन हम जो पार्लियामेंट इज़ नॉट द सुप्रीम इन इंडिया, मतलब कुल मिला के उनके वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं। ओके, फेडरल ड्यू टू रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, ये सब, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है। ठीक, पार्लियामेंट इज़ नॉट सुप्रीम। ब्रिटेन के अंदर में जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेंबर होगा लोअर हाउस का, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। जो हमारे क्या नाम है, ये मनमोहन सिंह जी थे, वो तो राज्यसभा से सांसद थे, तो वहाँ पे ये है कि नहीं, लोअर हाउस का ही मेंबर होना चाहिए। यूजुअली जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के वो अलोन अपॉइंट होते हैं एज अ मिनिस्टर ब्रिटेन में, लेकिन इंडिया में पर्सन जो कि मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का वो अपॉइंट नहीं हो सकता है एज अ मेंबर। होगा भी तो 6 महीने के लिए होगा, फिर उसके बाद दोबारा क्या होकर आना पड़ेगा, एज एन MP इलेक्ट होकर आना पड़ेगा। ब्रिटेन का जो सिस्टम है और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर की, लेकिन इंडिया में एज सच कोई सिस्टम नहीं है। ब्रिटेन में क्या है, जो मिनिस्टर्स हैं, लाइक इन ब्रिटेन जो मिनिस्टर्स हैं इंडिया में वो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं काउंटर साइन ऑफिशियल एक्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। जो शैडो कैबिनेट है वो यूनिक इंस्टीट्यूशन है ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम का, ये फॉर्म करी जाती है अपोजिशन पार्टी के द्वारा बैलेंस करने के लिए रूलिंग कैबिनेट को, एंड प्रिपेयर करती है इसके मेंबर फ्यूचर मिनिस्टेरियल ऑफिस के लिए, बट ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है भारत में। तो ये चैप्टर तो फिनिश होता है, बस एक थोड़ा सा कंपेयर रह गया था, ये दिखा देते हैं आपको। पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में फीचर्स क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बता देते हैं पहले। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है, मेजोरिटी पार्टी रूल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो हमने अभी देखा भी था, शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी देख चुके हैं। पॉलिटिकल होमोजेनिटी है, डबल मेंबरशिप है, लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर के डिसोल्यूशन है, लोअर हाउस का फ्यूजन ऑफ पावर है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में फीचर सिंगल एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर इलेक्टेड होते हैं सेपरेटली फिक्स टर्म के लिए, नॉन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी, मे नॉट एग्जिट, सिंगल मेंबरशिप है, डोमिनेशन है प्रेसिडेंट का, कोई डिसोल्यूशन नहीं है, लोअर हाउस का सेपरेशन ऑफ पावर है। मेरिट क्या है पार्लियामेंट्री वाले के, हार्मनी है, लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव में, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, प्रिवेंट डेस्पोटिज्म का, वाइड रिप्रेजेंटेशन है, वाइड रिप्रेजेंटेशन है। अब वहीं पे अगर आप देखें डिमेरिट, तो डिमेरिट में क्या क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एंड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में, नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ऑटोक्रेसी हो सकती है, नैरो रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, पार्लियामेंट्री के डिमेरिट क्या है, पार्लियामेंट्री के डिमेरिट क्या है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, नो कम्युनिटी है पॉलिसीज़ की, और अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर के, गवर्नमेंट जो है वह एमेट्योर्स की है। और इसके मेरिट क्या है किसके, प्रेसिडेंशियल वाले के, स्टेबल गवर्नमेंट डेफिनिटीनेस है पॉलिसीज़ में, बेस्ड सेपरेशन ऑफ पावर में, गवर्नमेंट वाई एक्सपर्ट है। ठीक, तो चलिए ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फेडरल सिस्टम। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगी चीज़ें, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आप मेरे अदर वीडियोस भी देख सकते हैं, सीसेट कोर्स जो कि आप कभी फियरी महसूस नहीं करेंगे, स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मतलब हिस्ट्री पढ़ सकते हैं जो कि प्लेलिस्ट में जाकर लूसेंट पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स रमेश सिंह के वो पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कुछ और भी डाउट है वो भी बता दीजिए, PT 365 भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।